ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने किसी की पहचान चुरा ली, सिर्फ उस इंसान के साथ रहने के लिए जिससे वो प्यार करती थी। और आखिर में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो बड़े ध्यान से किसी दूसरे की पहचान याद कर रही है। वो खुद से दोहराती है कि अब से उसका नाम जिया है। उसकी उम्र 18 साल। वो बाएं हाथ से काम करती है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। वो आगे सोचती है कि वो एक बेहद अमीर महिला मिंग की बेटी है, जिसे बचपन से किसी राजकुमारी की तरह पाला गया है। वो खुद को समझदार, लंबी, पतली, पढ़ाई में तेज और हमेशा अव्वल रहने वाली बताती है, जो चीन के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में से एक में पढ़ती है। असली बात समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। किंगटोंग इंटरनेशनल स्कूल में जो कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ दाखिला सिर्फ अमीरों और बेहद होशियार बच्चों को मिलता है। हालांकि कुछ लोग पहुंच और जान पहचान के दम पर भी आ जाते हैं, लेकिन एक बात सबके लिए एक जैसी है, जहां टॉप रैंक बनाए रखना जरूरी है। जो ए ग्रेड नहीं पाता, उसे तुरंत नाकाम समझ लिया जाता है। इसी स्कूल में एक चौंकाने वाली खबर फैलती है कि जिया पूरे एक दिन से घर से गायब है। उसके क्लासमेट्स आपस में बात करते हैं। कोई सोचता है कि उसकी मां की दौलत की वजह से शायद उसे किडनैप कर लिया गया, तो कोई कहता है कि उसने प्रिंसिपल के दफ्तर में पुलिस वालों को देखा है। एक लड़की तो यहां तक कह देती है कि जिया का जाना कोई बुरी बात नहीं, और उसके घमंडी स्वभाव की आलोचना करती है। इसी बातचीत के दौरान एक लड़का भागता हुआ आता है और गलती से कांग नाम के लड़के से टकरा जाता है। उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है जो जिया ने भेजा है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, खुद कांग भी। जिया की तरह वो भी बेहद तेज दिमाग वाला था और स्कूल में सबसे ऊपर रहता था। लेकिन उसकी उलझन एक सीधे से सवाल से है। अगर जिया गायब है तो ये पार्सल किसने भेजा? अनुमान लगाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं शायद किसी किडनैपर ने भेजा हो। कांग बेचैनी के साथ डब्बा खोलता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली निकलता है। इससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। डिलीवरी नोट को ध्यान से देखने पर कांग की नजर एक सेंटेंस पर पड़ती है, स्ट्रॉबेरीज ऑन सुशी। वो तुरंत उसका छिपा हुआ मतलब समझ लेता है। बिना किसी को बताए वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। दरअसल कांग का एक राज है, वो हमेशा से जिया को पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई। जाते वक्त उसकी निकी नाम की एक लड़की से टक्कर होती है, जो उसकी जल्दबाजी देखकर हैरान रह जाती है। जब उसकी सहेलियां उसे बताती हैं, तो निकी इसे कोई बात नहीं मानती और कहती है जया ने शायद सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यह सब किया होगा, और कांग का ध्यान पाने में वो कामयाब भी हो गई। इधर कांग पुलिस के पास पहुंचता है और सारी बात समझाता है। वो बताता है कि डिब्बे पर लिखे सेंटेंस के बड़े अक्षर मिलने पर SOS बनता है, जिसका मतलब है कि जिया खतरे में है। अधिकारी ध्यान से उस नोट को चेक करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि जिया से उसका क्या रिश्ता है और उसने पार्सल खोलकर उसी को क्यों भेजा। इससे कांग को पुरानी यादें आ जाती हैं। वो सोचता है कि हमेशा से चाहता था पर कभी बता नहीं पाया। दोनों स्कूल के सबसे होशियार स्टूडेंट्स हैं, और एक बार जिया ने उससे एक शर्त मनवाई थी कि वो कभी उससे ज्यादा अंक नहीं लाएगा, ताकि वो हमेशा फर्स्ट रहे। कांग ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन एक दिन अनजाने में उसके नंबर ज्यादा आ गए और उसने जिया को अकेले बैठे रोते पाया। जब उसने पूछा तो उसने वादा तोड़ने का इल्जाम लगाया। ये सच है कि जिया पर मां का बहुत दबाव था, इसलिए उसने यह शर्त रखी थी। कांग ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा जानबूझकर नहीं हुआ, पर जिया नहीं मानी, रोते हुए चली गई। प्रेजेंट टाइम में आते हैं। कांग पुलिस से जल्द उसे ढूंढने की गुजारिश करता है। जिया के घर पर उसकी मां मिंग को दिखाया जाता है, जो एक कामयाब रईस कारोबारी महिला है। उसके साथ ज्यो नाम की एक नौकरानी है। मिंग अपनी बेटी के गायब होने से बेहद परेशान है, लेकिन ज्याओ उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती है कि शायद जिया गुस्से में चली गई हो, जल्द लौट आएगी। ये सुनकर मिंग और गुस्सा हो जाती है और उसे डांटकर काम पर वापस भेज देती है। बाहर निकलते ही ज्याओ की मुलाकात पुलिस वालों से होती है, और थोड़ी देर बाद मिंग भी आ जाती है। बेचैनी से कोई खबर पूछती है। पुलिस वाले वही डिब्बा दिखाते हैं जो कांग को मिला था। इसे देखकर ज्याओ का चेहरा बदल जाता है, जैसे वो कुछ पहचान गई हो। वो बताती है कि कुछ दिन पहले खुद उसने जिया के कहने पर वो डब्बा उसके सहपाठी तक पहुंचाया था। लेकिन वो जोर देकर कहती है कि ये 2-3 दिन पहले की बात है, जबकि डिब्बा अभी अभी पहुंचा है। इस फर्क से नए सवाल उठते हैं। पुलिस कांग और जिया के रिश्ते के बारे में पूछते हैं तो मिंग कहती है वो बस एक होशियार क्लासमेट है। हालांकि वो दबे स्वर में यह भी जता देती है कि उसकी बेटी उससे बेहतर है। फिर जियाओ से पूछा जाता है कि
क्या वो पक्के से जानती है कि डिब्बा खाली था? पर वो मानती है कि उसे नहीं पता। उसने सिर्फ जिया की बात मानी थी। इसके बाद पुलिस एक पुराने बयान का जिक्र करती है कि जिया ने पहले कहा था मिंग ने जिया को थप्पड़ मारा था जिससे वो घर छोड़ गई। इससे तनाव बढ़ जाता है और मिंग की तेज नजर जाओ पर टिक जाती है। पुलिस मामले की गंभीरता बताते हुए कोई और भी जानकारी छिपाए ना रखने को कहते हैं, क्योंकि अपहरण की आशंका है। मिंग इस बात को नकारती है कि अगर अपहरण होता तो फिरौती की मांग आ चुकी होती, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि उसकी इज्जत दांव पर है और वो कोई शोर नहीं मचाना चाहती। वो चाहती है कि मामला चुपचाप सुलझे और जांच तेज हो जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी एक ही मांग है कि उसकी बेटी सही सलामत वापस आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। मिंग का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। वो तेज नजरों से जाओ को घूरती है। इसलिए वो उसे जिया के गायब होने के पोस्टर लगाने का काम सौंपती है, और सिर्फ आसपास नहीं बल्कि दूर दूर तक। जाओ इस काम में काफी वक्त लगाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और एक लड़की दिखती है जो जानबूझकर भाग रही है। कुछ लड़के उसके पीछे हैं। उसके साथ उसकी सहेलियां भी डरी सहमी दौड़ रही हैं। ध्यान उस लड़की पर जाता है जिसका नाम है जेनी। वो एक अनाथ है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो बिल्कुल उसी गायब अमीर लड़की जिया जैसी दिखती है, जैसे दोनों जुड़वा हों। लेकिन जिया के उलट जेनी एक बहुत गरीब है। अपने हालात की वजह से कभी कभी चोरी का सहारा लेती है। भागते हुए अपनी सहेलियों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहती है। निकलते वक्त कुछ लोगों का सामान उठाकर पीछे करने वालों पर फेंक देती है ताकि वो धीमे पड़ जाएं। ये लड़की उसके पीछे है क्योंकि जेनी ने उनसे उधार लिया था, वापस नहीं किया। इतनी कोशिश के बावजूद लड़के पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार एक लड़का उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पकड़ लेता है और वापस ले आता है। जेनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। गिरोह का सरदार जियांग अपने लोगों को जेनी को मारने का हुक्म देता है, लेकिन जेनी फौरन उन्हें रोकती है और समझाने की कोशिश करती है कि उसने बहुत कम रकम उधार ली है और एक दो दिन में लौटा देगी। पर जियांग उस पर भरोसा नहीं करता। वो जानता है कि जेनी चालाक है और झूठ बोलने की आदी है। वो उसे खौफनाक धमकी देता है कि उसकी सहेली के अंग बेच देगा। यह सुनकर जेनी घबरा जाती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि ऐसा न करे। वो वादा करती है कि शहर जाकर पैसे कमाएगी और सब चुका देगी। फिर भी जियांग नहीं मानता। जैसे ही एक लड़का उसे मारने आगे बढ़ता है, जेनी अचानक चिल्लाती है कि पीछे पुलिस। इस पल का फायदा उठाकर वो निकल भागती है। वो ऊपर चढ़कर सड़क पार कर लेती है और वहां से अपनी सहेली को आवाज लगाती है कि वो जरूर वापस आएगी। यह कहकर वो तेजी से भाग जाती है। भागते भागते कुछ अहम होता है। उसे रास्ते पर उसी वक्त जिया भी मौजूद है, वही गायब अमीर लड़की। लेकिन दोनों एक दूसरे पर ध्यान नहीं देती और अपनी अपनी राह चलती रहती हैं। आगे जाकर जेनी को जमीन पर एक लॉकेट मिलता है। वो काफी कीमती लगता है, इसलिए वो उसे उठाकर पहन लेती है और सोचती है उस पर अच्छा लग रहा है। इधर जिया नक्शे पर रास्ता देखती है और आगे बढ़ रही है, जैसे किसी को ढूंढने आई हो। फिर वो अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखती है, जहां स्कूल के बच्चे उसके गायब होने की बात कर रहे हैं। तभी अचानक कोई उसका फोन छीन लेता है और सिर पर वार करता है। इससे वो गिर पड़ती है। अधमूंदी आंखों से वो दो चोरों को अपना फोन लेकर भागते हुए देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। इधर जेनी शहर पहुंचती है और वहां उसे एक हॉन्टेड हाउस में काम मिलता है। मालिक साफ बता देता है कि उनका काम ग्राहकों को डराना है, नुकसान पहुंचाना नहीं। कुछ लड़कियां मस्ती से घूम रही होती हैं, पर जेनी उन्हें डराती है। वो चीखती हुई भाग जाती है। जेनी को मजा आता है और वो सोचती है कि यह तो शानदार काम है, लोगों को डराओ और पैसे मिलेंगे। यानी वो वैसे भी करती है, उसी के पैसे। फिर एक लड़का आता है जो बिल्कुल नहीं डरता और कहता है ये सब नकली है। पर जब जेनी अचानक डराती है तो वो इतना चौंकता है कि उसके मुंह से घूंसा निकल जाता है, जिससे जेनी को गुस्सा आता है और वो उसकी जोरदार पिटाई कर देती है। मालिक उसे डांटता है, लेकिन लड़का भी शिकायत करता है कि उसे जानबूझकर मारा और वो डरावनी भी इतनी है कि अभी अभी डर लग रहा है। जेनी गुस्से में जवाब देती है कि उसने ठीक से मारा ही नहीं। मालिक डांटता रहता है तो जेनी पैसे मांगकर जाने को कह देती है, लेकिन मालिक मना कर देता है कि ग्राहक पर चोट लगाई तो उसके पैसे कौन देगा। बहस और बढ़ जाती है। इधर लड़का नाटक करने लगता है जैसे बहुत गहरी चोट लगी हो। मालिक कहता है कि जेनी उसके इलाज के पैसे भरने होंगे। जेनी वहां से निकलने के लिए एक मशहूर चेहरा पास में होने का ढोंग करती है। जब सब देखने लगते हैं तो वो भाग जाती है और बेमकसद भागती रहती है, क्योंकि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है।
साथ में उसे जबरदस्त भूख भी लग रही है। आखिरकार वो एक दुकान पर पहुंचती है जहां दुकानदार उसे देखकर भी डर जाता है। वो कहता है कि ले जाओ जो चाहिए। जेनी खुश हो जाती है, डिब्बा उठाकर चल रही होती है। इधर एक औरत देखती है जो खोए हुए कुत्ते ढूंढने पैसे कमाती है और बताती है कि 500 युआन मिलेंगे। तभी जेनी उससे टकरा जाती है और माफी मांगकर आगे बढ़ जाती है। वो औरत नाराज होकर कुछ कहने ही वाली होती है कि जिया का एक गायब होने वाला पर्चा उड़कर उसके पास आता है। 20,000 युआन के इनाम का आंकड़ा देखकर चौंक जाती है। तस्वीर देखकर उसे लगता है कि ये तो वही लड़की है जो अभी अभी उससे टकराई थी। वो तुरंत चिल्लाती है और उसके पास 20,000 युआन चले गए। इधर जेनी सुबह से भूखी थी और इसलिए खाना खाती है। खाने के बाद देखती है कि काफी बचा हुआ है, तो सोचती है कि वापस कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वापस करने के लिए